औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो है वो ठीक चल रहे होंगे। तो आज हमने जो है हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 ICS C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मोशन एंड फोर्स और डेट है हमारे पास आज 3/12/2020। तो ये ऑनलाइन सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 6 जो है वो मैं डिलीवर करने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है हमने मोशन एंड फोर्स से को आज स्टडी करना है। तो पहली बात ये है कि मोशन जो है ये एक रिलेटिव फिनोमेना है, ठीक है। यानी कि आप किसी रेफरेंस के लिहाज से मोशन जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो मोशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए हमारे पास जो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स जो है इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर जो है वो हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन को। काइनेमैटिक्स में क्या स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। और डायनामिक्स के अंदर हम कॉजेज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये हम दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं इनको कवर करेंगे। यानी कि हम प्रॉपर्टीज जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे और जो कॉजेज ऑफ मोशन है उनको भी स्टडी करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास मोशन की, इनमें तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन में हमारे पास तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 हमारे पास वेलोसिटी और नंबर 3 हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और कॉजेज ऑफ मोशन में हमारे पास न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जिससे हमें कॉजेज ऑफ मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ जो है वो मोशन को प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे आम जो आप डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वो यही पढ़ते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या करते हैं? इसकी डेफिनेशन एक हम पढ़ते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
is known as displacement. मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके दरमियान ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट ए से बी है यूं भी जा सकते हैं और इधर से यूं भी जा सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके दरमियान वो ये वाली लाइन है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब इसकी एक दूसरी और डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या, ये चेंज इन दी पोजीशन ऑफ ए बॉडी है। द डिस्प्लेसमेंट is a change in the position of a body। ये क्या है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स initial to final position। आप देखें ना कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल है। तो यहां से यहां तक बॉडी की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। तो बॉडी की पोजीशन का चेंज होना इनिशियल से फाइनल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और चूंकि ये इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, सो इट्स यूनिट्स आर मीटर। तो इसके यूनिट्स जो हैं वो कौन से हैं, वो मीटर के यूनिट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखना होता है कि जब कोई बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो वो हाउ फार, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो बॉडी डिस्प्लेस हुई है। अब आप देखें ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये इससे इस पॉइंट तक जा रही, इसकी ये डायरेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस जो है उसको कवर किया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज करें कि हमारे के पास एक बॉडी है जो किसी कर्व के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो किसी कर्व के अलोंग मूव कर रही है। Suppose we have a body which is moving along the curve, जो कि कर्व के अलोंग जो है बॉडी मूव कर गया। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास ये x और ये y एक्सेस है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कर्व है, ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, यानी कि बॉडी A से B तक जो है वो मूव करती है और ये कोई पॉइंट C है। तो इनके दरमियान में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम D डिस्प्लेसमेंट का, ये R1 पोजीशन वेक्टर है, ये R2
हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और ये इसका ओरिजिन। तो ए क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, व्हाट इज ए, इट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये ए इनिशियल पोजीशन है, यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करता है और बी तक जाता है। तो बी क्या है, इट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। तो इनिशियल पोजीशन को पोजीशन वेक्टर R1 रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइनल पोजीशन B को वेक्टर पोजीशन वेक्टर R2 कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इनके दरमियान D, ये D डिस्प्लेसमेंट, ये रिप्रेजेंट होगा AB। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो R1 जो है ये क्या, ये पोजीशन वेक्टर है A का। 1 is the position vector of A और R2 जो है is the position vector of A। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर है। तो अब आप इसके ऊपर अगर हेड टू टेल रूल लगाएं, ठीक है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी के बराबर। ठीक है, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए के। और आप देखें कि ओ बी R2 के बराबर है और ओ ए R1 के बराबर है। तो ए बी जो है दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हमारे पास आ जाए। तो ये ए बी जो है ये डी के बराबर है, तो D इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये वैल्यू हमारे पास निकले। तो जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करती है और उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में होती है। अब देखें ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन के ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी के दरमियान में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि अगर बॉडी जो है वो किसी कर्व के लॉन्ग मूव कर रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिफरेंट होगा फ्रॉम द पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं कि आप देखें कि if a body is moving along the curve, अगर बॉडी जो है along a curve मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, द डिस्प्लेसमेंट will be different from the path of motion। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट होगा किससे,
पाथ ऑफ मोशन से। ठीक है, एक बात होगी, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है, आप देखें कि यही मैंने जो फिगर पहले बनाई थी, ये x और y, आप देखें ये कर्व है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा, इसके दरमियान में ये d डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट A, ये B और ये C, ये R1 और ये R2 पोजीशन। आप देखें पाथ कर्व्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये स्ट्रेट शॉर्टेस्ट लाइन है जो पॉइंट A और B के बाद है। तो जब बॉडी मूव करती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, व्हेन द बॉडी moves along the straight line, तो जब बॉडी जो है वो मूव करती है along the straight line, तो जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो कंसाइड करता है किससे, विद द पाथ ऑफ मोशन। द डिस्प्लेसमेंट will coincide with the path of the motion। तो डिस्प्लेसमेंट कंसाइड करता है विद द पाथ ऑफ मोशन। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन, पहले तो ये देखे ना कर्व में मूव कर रहा था, अब स्ट्रेट लाइन, ये पाथ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी, ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसका यही होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये D, ये कंसाइड कर रहा है इसके पाथ से, ठीक है। लेकिन अगर कर्व हो तो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द पाथ। देखिए ये स्ट्रेट लाइन और पाथ कर्व्ड है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कंसाइड करता है विद द पाथ ऑफ द मोशन। यानी कि स्ट्रेट लाइन है फिर वो कंसाइड कर जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जो है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की कुछ बातें जो है वो होगी। हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चेंज आती है किसी बॉडी की किसी पाथ के अलोंग, तो वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो चेंज आती है उसके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो ये इतना था आपके कोर्स में, तो हमने इसको डिटेल के साथ स्टडी कर लिया। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मोशन की उसको स्टडी करना है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है ये भी काइनेमैटिक्स की एक प्रॉपर्टी है, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। Velocity is a vector quantity and its direction is always along
द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कि जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी उसी डायरेक्शन में ही आपकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रेट ऑफ अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप देखें कि अगर हमारे पास इफ डेल्टा डी जो है इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम टी के ऊपर। तो अच्छा, इसको जो है हम नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी का। अगर कोई बॉडी डेल्टा डी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, किसी टाइम टी पर, तो वी एवरेज हमारे पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा। और यहाँ पर डेल्टा डी जो है ये R2 माइनस R1 के, और डेल्टा टी जो है ये T2 माइनस T1 के बराबर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये हमें ये नहीं बताती कि जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में मोशन किस तरह होती है, किस तरह हो रही है। तो ये जो मोशन हो रही है दो पॉइंट्स के दरमियान, ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है। मोशन जो है वो स्टेडी भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी does not tell us about the path of a motion of a body। ठीक है, या मैं यही बताती हूँ मोशन जो है वो स्ट्रेट है या मोशन जो है वो कर्व्ड पाथ में हो रही है, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो पाथ जो है, द पाथ में भी कर्व्ड, पाथ कर्व भी हो सकता है एंड स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। मोशन जो है वो स्टेडी यानी कि कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। मोशन कैन बी स्टेडी और वेरिएबल। मोशन जो है वो स्टेडी भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें टोटल एवरेज बिहेवियर जो है बॉडी का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमें ये नहीं बताती वो कि बॉडी जो है वो किस पाथ में मूव कर रही है, वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है बॉडी, या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और मोशन जो है वो स्टेडी है, एक जैसी है, या वो वेरिएबल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि हमारे पास एक स्क्वैश बॉल है। तो स्क्वैश बॉल जब दीवार के साथ, वॉल के साथ हिट करता है तो ये कम्स बैक करता है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द वॉल मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा दीवार के साथ टकराता है और वापस आता है।
तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी फिर 0 होगी, क्योंकि बार बार टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, इफ द स्क्वाश बॉल कमिंग बैक फ्रॉम द starting point after bouncing from the wall many times, अगर वो वॉल्स के साथ टकरा कर बहुत दफ़ा बाउंस होके आए तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। देखें ना कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी 0 है तो वी एवरेज क्या होती है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो वी एवरेज हमारे पास 0 ओवर टी इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि बार बार बाल टकरा कर इनिशियल पॉइंट से उसी जगह पर वापस आ रहा है, तो बार बार बाल जब टकरा कर उसी जगह से वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है वो 0 है। देखें ना, अगर ये दीवार है, यहाँ से टकराता है, इधर आता है, फिर टकराता है, फिर इधर आता है, फिर टकराता है, फिर इधर आता है, फिर टकराता है, फिर इधर आता है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं लम्हाती वेलोसिटी, यानी किसी एक लम्हे पर, किसी एक इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant is known as instantaneous velocity. During the motion, हर पॉइंट के ऊपर, हर इंस्टेंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो डेल्टा डी और डेल्टा टी है, ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू है ये अप्रोच करती है 0 को, यानी कि v इंस्टेंटेनियस लिमिट टाइम इंटरवल वो स्मॉल हो जाता है हर इंस्टेंट के ऊपर, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आप सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है, ये देखें,
ये एक पाथ है ए बी सी, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई हमारे पास प्लेन है, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है। आप कंसिडर करें कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है अलोंग द पाथ ए बी सी। कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग along a path ए बी सी, ये जो पाथ है ए बी सी, इसके अलॉन्ग बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब किसी टाइम टी पर बॉडी जो है इस पॉइंट ए पर होगी और किसी टाइम टी पर बॉडी जो है वो इस पॉइंट बी पर होगी, और ये जो बॉडी है ए और बी के ऊपर जो है ये पोजीशन वेक्टर r1 और r2 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट इन टाइम इंटरवल है डेल्टा टी यानी कि ए से बी तक जाते हुए ये बॉडी डेल्टा टी शॉर्ट टाइम इंटरवल में ए से बी तक जो है वो पहुंच जाती है, और जब ये ए से बी तक पहुंचती है तो इसको बी के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर r2 है उससे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस टाइम इंटरवल के दरमियान, यानी कि जो डेल्टा टी है इस टाइम इंटरवल के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना है r2 माइनस r1, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फाउंड कर सकते हैं बाय मेकिंग डेल्टा टी स्मॉलर एंड स्मॉलर। इन दिस केस, इस केस के अंदर जो डेल्टा डी है वो भी स्मॉल हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम स्मॉल करते जाए तो जितना, यानी कि पॉइंट ए को बी के लिए छोटा 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 होता जाएगा, और जितना ये छोटा होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना डेल्टा डी भी स्मॉल जो है वो होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो अप्रोच करेगा ए को, यानी कि बी जो है वो ए के करीब आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो डेल्टा डी और डेल्टा टी है वो डिक्रीज करेंगे, लेकिन कभी भी मुकम्मल तौर पर डिस्पीयर नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है ये अप्रोच करेगी किसी डेफिनेट वैल्यू को, और वो जो डेफिनेट वैल्यू जिसको ये अप्रोच करेगी उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो मैं इस बात को एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक बॉडी या कर्व ए बी सी में मूव कर रही है, तो आप जो है इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लाएं। जो जो करीब लाते जाएंगे इनके दरमियान टाइम इंटरवल जो है वो कम होता जाएगा, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा। तो जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है, ठीक है, ये बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ये जीरो को कभी भी नहीं जाएगी। तो ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो है व्हाट इज दिस इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है। अगर बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इक्वल टर्मल टाइम्स के, या अगर बॉडी जो है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना चेंज हो, ठीक है, अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना चेंज हो, एक जैसी रह रही हो, इफ द इंस्टेंटेनियस velocity of a body does not change, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बॉडी की जब चेंज ना हो तो द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो
बॉडी जो है यहाँ अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इफ बॉडी covers equal displacement in equal interval of time, then it is known as instantaneous हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम जो है वो, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो इक्वल टाइम, या उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो चेंज हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी किससे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो मैं ये ऊपर ही कर देता हूँ इसको, यहाँ पर यही डेफिनेशन रहेगी, सिर्फ आपने वर्ड्स जो है वो चेंज करने हैं कि इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज हो तो बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज known as non-uniform or variable velocity। तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट करें तो यूनिफॉर्म है, और अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करे तो फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज ना हो, एक जैसी रह रही हो, कांस्टेंट रह रही हो, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसका यूनिट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आप देखें कि V हमारे पास d/t के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और मीटर पर सेकंड, टाइम को सेकंड में और डी को डिस्प्लेसमेंट को मीटर में हम करते हैं, तो इसका यूनिट जो है वो हमारे पास वो मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आज हमने दो चीज़ें जो हैं उनको कवर की हैं। वो दो चीज़ें हमने क्या कवर की हैं, एक हमने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, उसको पढ़ा है डिटेल के साथ, और दूसरा हमने वेलोसिटी जो पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का कहलाती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहलाता है। या अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है उसके अंदर चेंज आए, यानी कि बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की में मूव करे, तो वो जो दो पोजीशंस के दरमियान में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है डिस्टेंस। तो फिर कल जो है वो हम इंशाल्लाह ताला एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे।
बहुत शुक्रिया।